दूसरे चरण में आते आते जिस तरह से बयान बदले हैं दोनों ही पार्टी के, न्याय पत्र है, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, किस तरह? देखिए, सवाल यह है कि चूंकि 10 साल मोदी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे को उपलब्धि के रूप में वो रख सके, इसलिए वो कहीं मंगलसूत्र ले आते हैं तो कहीं कुछ ले आते हैं, कहीं कुछ ले आते हैं। ये क्या विकासशील देश का या जिस विकसित देश की पर गर्व करने के लिए मोदी जी कहते हैं, क्या उसके मुद्दे हैं? क्या ये ऐसे विकास करने वाले देश के प्रधानमंत्री अगर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उस देश को विकास का देश कहा जा सकता है? लेकिन सवाल यह है कि इस देश के नौजवानों के रोज़गार के लिए, महंगाई के लिए, आर्थिक ग्रोथ के लिए, इन विषयों पर तो आप बोल ही नहीं रहे। जवाब कौन देगा? यानी ये जो सरकार मोदी सरकार है, इससे गैर जवाबदेह सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं बनी। किसी भी मुद्दे पर आप वो बहस करिए, उस पर कोई जवाब ही नहीं आएगा और आपको पर मतलब विपक्ष पर आरोप लगा रहे और झूठ। यानी 85 में राजीव गांधी ने विरासत टैक्स ख़त्म किया था और इनकी पार्टी की सरकार थी और जेटली जी, अरुण जेटली जी ने एक इसको लाने की कोशिश की थी। उस समय हम लोगों ने विरोध किया था और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लाना चाहते हैं। अब जो हमारा घोषणा पत्र है उसको लेकर कहना चाहते हैं। अमेरिका में कोई आदमी बोल रहा है तो उसको लेकर हमारे ऊपर चस्पा कर रहे हैं। मगर अमेरिका में जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो ज्योति मिर्धा है वो क्या किस पार्टी की है? बीजेपी की प्रत्याशी है। प्रहलाद जोशी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के मंत्री हैं और प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा हम संविधान बदलेंगे तो उनकी बात माने हम? बिल्कुल। तो फिर तो ऐसा है, जो मुख्य पार्टी होती है उसके जो मुख्य तत्व होते हैं उन पर चुनाव के पक्ष और विपक्ष में बहस होनी चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का। सूरत में जो हुआ है उसमें घोषित तो वो हुआ है ना, बीजेपी का कैंडिडेट। तो क्या मोदी जी को इसी तरह का लोकतंत्र चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो क्या उन्होंने एक भी बयान दिया या पूछा? और क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या इसका जवाब देगा कि कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया था लेकिन नोटा का जो प्रावधान था उसके बारे में क्या हुआ? तो ये इस देश के अंदर कोई जवाबदेही है ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर दीजिए और उल्टा आप विपक्ष पर आरोप लगा दीजिए, कभी भाई बहन पर आरोप लगाते। यानी आप किस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप किस स्तर पर देश के लोकतंत्र का चुनाव ले जाना चाहते हैं? मैं तो कई बार, और एक चीज़ बताऊं, उनको पढ़ने लिखने का अगर शौक़ है, और जो कि मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाला आदमी व्यक्ति होता है उनके शब्दों के चयन में दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल। मोहन जी, अभी तो दूसरा चरण ही है, दूसरे चरण में ही मंगलसूत्र भी आ गया, विरासत टैक्स भी आ गया, 5 चरण और बाकी है इसके बाद। आप देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलने जा रही हैं? इसलिए बदल रही हैं कि उखड़ गया है। कहा जाता है पत्ते, जैसे वो होती है ना पतंग, तो हत्थे से उखड़ गई है और अब धरती पर कोई भी ताकत मोदी की सरकार को वापस नहीं ला सकती एक्सेप्ट फिक्सिंग। बताएं क्यों? कि स्वयं मोदी जी की पार्टी का जो मतदाता और समर्थक है वो उदासीन है, क्योंकि उसको खुद लग रहा है कि हमने जिस उत्साह से मोदी जी को वोट दे के सरकार बनाने का काम किया था उसी ने महंगाई हमारे ऊपर इतनी थोप दी। आपका इशारा पहले चरण में कम मतदान पर है? नहीं, ये पहले चरण की तो अभी शुरुआत है और परसों दूसरा चरण है। जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे वैसे वैसे मोदी सरकार की संभावनाएं समाप्त होती हुई इस देश के लोगों को, मीडिया को, सबको समझ में आने लगेगी। बिल्कुल।
राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार फिर से हैट्रिक लगेगी। कांग्रेस का दावा है कि 8 से 10 सीट पर वो इस बार जीतने जा रही है। सुनिए, हमारी एक उसकी पिछली बात को मैं थोड़ा सप्लीमेंट कर दूं तो आपको ज़रा सुविधा होगी। अब दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे ये मैं नहीं कहता। देखिए, साउथ में कहीं भी ग्रोथ इनकी नहीं है, या ग्रोथ कहने का मतलब एक आध सीट, ठीक है, खाता नहीं खुलना है। अब कहाँ तक? तेलंगाना तक, पूरा उसमें। नॉर्थ में क्या स्थिति है कि राजस्थान में 25 ही सीट है ना, 26 तो नहीं होगी। 26 गुजरात में 26 सीटें, 27 तो नहीं होगी। अगर हम 3 भी जीतते हैं और राजस्थान में हम 7, 8, 10, 12 या जो भी जीतते हैं, वो सब कंपनसेट किस राज्य से होगी? फिर हरियाणा की भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और मैं बिहार का इंचार्ज हूँ, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वहाँ आधा आधा तो है ही है पहले से ही है। नहीं, हमारे पास तो एक सीट है ना, 39 उनके पास है। हम कह रहे हैं कि 40 में से 20 तो मानकर चलिए, और आप जैसे जैसे चरण बढ़ेगा वैसे वैसे अगर हवा बढ़ी तो ये और नीचे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल आप देख ही रहे हैं। साफ साफ वहाँ कहा जा रहा है कि अगर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो योगी को हटा दिया जाएगा, इनको शिवराज जी चौहान जी की तरह से किनारे कर दिया जाएगा। तो वहाँ का मतदाता पहले से आशंकित है। जितने राजपूत नेता थे, इन बड़े बड़े, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उसको कहा कि जाओ विधानसभा लड़ो। राजवर्धन कहा जाओ विधानसभा लड़ो। यानी दिल्ली की हुकूमत में मोटा भाई और छोटा भाई, यही दो रहेंगे। और देश के अंदर जो इतने वर्षों से जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे, उनसे कह रहे हैं कि जाओ तुम तो एमएलए का चुनाव लड़ो। एक तरफ से एक जाति को जो अपमानित करने का, काटने का काम किया है। क्या आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो इंसान नहीं है, भगवान है क्या? तो उनके मन में भी ये बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, जिस तरह से पहलवानों, महिला पहलवानों की बेइज्जती हुई, और जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से महंगाई का आलम है, और सबसे बड़ी बात कि आज देश के अंदर ये वातावरण है। पहले क्या न्याय मेरे ऊपर हो तो मुझे एक आसरा होता था, न्यायालय। आज कहीं से कहीं ना कहीं ये डगमगा रहा है कि न्यायालय तो है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं और यही चीज़ें इस सरकार के खिलाफ हो रही हैं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को लगातार खतरा हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप चुनाव आयोग का देख रहे हैं। आप सुरजेवाला को 48 घंटे प्रचार के लिए रोक रहे हैं कि उन्होंने हेमा मालिनी के ऊपर शायद कुछ बात कह ली, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? क्या हमारे घोषणा पत्र में है? ये कहते हैं कि हम मुसलमान एक किसी वर्ग विशेष को दे देंगे अगर हम आए तो। मोदी जी, हम देंगे, लेकिन जैसे हमने यूपीए में दिया था, मनरेगा लाए, कानून बनाकर रोजगार का अधिकार लाए, खाने का अधिकार लाए, कानून बना के, शिक्षा का कानून बना के अधिकार लाए, रोजगार का, शिक्षा का, तमाम उन चीज़ों का, आदिवासियों का अधिकार कानून बनाकर लाए, तो हम आगे आएंगे तो भी हम उनके लिए कानून बना के अधिकार देंगे। राजस्थान में चिरंजीवी योजना थी, तो क्या ये सभी समाज के लिए नहीं था या किसी उनके लिए था? तो यही स्कीम स्वास्थ्य की जो राजस्थान मॉडल है, इसको हम देश में लागू करेंगे। आपको ये कहते हुए कम से कम थोड़ा सा लोक लाज रखनी चाहिए। मोहन जी, आप ये कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना सभी समाज के लिए थी, तमाम, राहुल गांधी ने भी इसे प्रचारित किया, पूरे देश में हम लागू करेंगे मॉडल के रूप में राजस्थान, लेकिन जनता ने तो इसका समर्थन नहीं दिया और आपकी सरकार गई। देखिए, चुनाव खाली एक विषय पर नहीं था,
कि आप इसके पक्ष या विपक्ष में दे रहे हैं। चुनाव जीतने और हारने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल का यह कर्तव्य होता है कि अपने मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाए और उस पर वोट मांगे। हम कह रहे हैं कि हम जो अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज नहीं माफ़ करेंगे जो मोदी जी ने किया। आज आया कि 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया जो इनके दोस्त हैं, और हम जब आएंगे तो हम इस देश के गरीबों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का माफ़ करेंगे और उन उद्योगों का माफ़ करेंगे जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक जो कंपनियां हैं इनको मजबूत करने का काम करेंगे जिसको इन्होंने बेचने का काम किया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सीधे उनके उससे हुआ। पीएम केयर्स फंड का जवाब इनको नहीं देना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से तो ये हिसाब आ गया कि किसने किसको चंदा दिया, इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं लगता था किस तरह से चंदा जाता था। नहीं, सब चंदा रहता है, सब हिसाब रहता है, और हमारे पास नहीं होगा तो जो देता है उसकी बुक में रहता है। और ये अपने ज्ञान को बढ़ा लें, जो क्या कहते हैं सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल क्या वो है, सोशल सिक्योरिटी, नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर एक पार्टी, हर एक जो बड़े घराने हैं वो हर एक पार्टी को देते रहे और उसका ऑडिट होता रहा। ये किसकी बात कर रहे हो, किसको भुलवा रहे हो? लेकिन आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि आज छापा पड़े और कल वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और परसों वो बीजेपी के दफ्तर में जाके जमा करे? ये क्या है? एक्सटॉर्शन है। ये गुंडे करते हैं कि धमकाते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, और आपने यही किया। यही नहीं किया, चंदा लिया और उसके बदले में आपने धंधा दिया। ये रिकॉर्ड में आ गया है। अगर दुनिया का कोई और मुल्क होता तो एक क्षण भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह गृह मंत्री नहीं रह सकते थे, लेकिन सारी मीडिया, सारा न्यायिक, सारा वो कब्जे में है। इसलिए मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक संस्थाओं को पर क्या इलेक्शन कमीशन, पूरा देश कह रहा है कि बैलेट पर करवाओ। क्यों? क्योंकि आज आम आदमी के मन में ये एक विषय हो गया है कि यार हम जो वोट देंगे वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे दल और समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन इन दो को भरोसा है। तो फिक्सिंग ही इनको सरकार में ला सकती है। नहीं, इस बार ये जाएंगे। जो ये कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार, दिल्ली वाले कह रहे हैं अब की बार जमुना पार। अब की बार जमुना पार आप कह रहे हैं। मोहन जी, आपने कहा मुद्दों की बात कांग्रेस करती है और न्याय पत्र जारी किया है, लेकिन जनता के बीच में तो धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे लेकर गई है भाजपा। अरे पढ़िए लिखिए, आपको नहीं, मोदी जी को कह रहा हूँ, इस देश में एक मुद्दा कभी दोबारा वोट नहीं दिला सकता है, वरना सारे पार्टियों के पास बड़े बड़े मुद्दे रहे। भैया राम जी, हम तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े, बिना राम जी को किए आज तक कभी खाना नहीं खाए, ना ही किए। राम जी कब तक इनको ढोएंगे? वो भी तो देख रहे हैं कितना जुल्म कर रहे हैं ये। तो मगर भारतीय जनता पार्टी तो कहती कि कांग्रेस ने दूरी बना ली राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से। अरे तो कोई मुद्दा बनाया इन्होंने। सुनिए, धर्म जो होता है वो व्यक्ति की चीज़ होती है कि कब वो पूजा करेगा, कब वो व्रत रखेगा, कब वो करेगा। और ये तो ढोंगी लोग हैं। ये कब के भक्त हुए, किसके भक्त हुए? ये खाली सत्ता के भक्त हैं, ये किसी के भक्त नहीं है। इस बार क्या लग रहा है आपको, अगर पूरी बात करें तो राजस्थान और देश में 400 पार का जो नारा है, 4 जून के बाद ये सरकार हटेगी, ये सरकार हारेगी और इस देश का मतदाता इंडिया चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। पत्रिका से बातचीत के लिए मोहन जी आपका बहुत बहुत आभार।
तो मोहन प्रकाश जी जिन्होंने दावा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि जनता सब समझ चुकी है, मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा और जिस तरह से पार्टी के बयान आ रहे हैं दूसरी पार्टियों के, वो जनता समझ रही है।